मेरी एक बार सबसे हाथ जोड़ के अपील है, जितने हमारे मीडिया के साथी हैं वो भी व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। और मंच के ऊपर अभी चौधरी साहब पूछ रहे, उनके साथ भी बहुत मेहमान आ रहे, तो 20-25 लोगों के बैठने की व्यवस्था करें। जितने हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर साथी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या वाकई पंचायतों के शोर से दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है? क्या वाकई ऐसी पंचायतों के शोर से जिसमें सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे दी जाए तो क्या सत्ता उस चुनौती से डर जाएगी? दरअसल यह जिंद की पंचायत है और बीते 8 दिनों में इस देश के भीतर में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, 21 पंचायतें हो चली हैं। और आज की जिंद की पंचायत, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा गांव के लोग शरीक हुए। खुद जिंद जिले के भीतर में भी 300 से ज्यादा गांव आते हैं। इसके अलावा सोनीपत का इलाका, हिसार का इलाका, रोहतक का इलाका, इन तमाम जगहों से, गांवों से लोग चलकर जिंद के कडेला में पहुंचे। लेकिन जो चुनौती की आवाज थी वह 3 कानूनों से आगे की थी। और शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इस तरीके की चुनौती इससे पहले कभी दी नहीं गई, जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अगर हम कानून वापसी की दिशा में बढ़ सकते हैं तो फिर गद्दी वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर कोई जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? यह मैसेज शब्दों के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन शब्दों के लिहाज से चुनौती देता हुआ मैसेज है। तो क्या वाकई पंचायतों से अब जिस तेवर के साथ सरकार को न सिर्फ चुनौती दी जा रही है, बल्कि सीधे सीधे सरकार से 2-2 हाथ करने को किसान तैयार है। इस देश की पंचायतें तैयार हो रही है और उन पंचायतों के भीतर में ग्रामीण, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, हर कोई अगर कांधे से कांधा मिलाकर सुबह से ही उस पंचायत को लेकर उत्सुकता जगाते हुए जमा होना शुरू कर दे और वह तादाद लाखों में लगातार पहुंचने लगे। और बीती 21 पंचायतें जिसका जिक्र हमने किया, लगभग 11 पंचायत उत्तर प्रदेश में हो चली है, 6 से ज्यादा पंचायत राजस्थान में हो चली है और अब हरियाणा में भी पंचायतों का सिलसिला शुरू हो चला है। तो क्या वाकई जिस लिहाज से दिल्ली की गद्दी को चुनौती देने का जिक्र हो रहा है वो कितना सही है? या क्या वाकई दिल्ली की सरकार डर जाएगी? या फिर राजनीतिक सियासत की चौसर पर जो चालें पार्लियामेंट के भीतर चली जाती हैं, उसी के घटाटोप में यह पूरा देश इस बार भी समा जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जो 15 घंटे संसद के भीतर चर्चा के लिए वक्त भी दिए गए, उसमें इस बात का जिक्र था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की एक परंपरा रही है और उस अभिभाषण के भीतर से आपको जिस मुद्दे को उठाना है उठा लीजिए, आप उसी पर चर्चा कीजिए, लेकिन यह अभिभाषण की चर्चा के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। यानी इस देश के भीतर में राष्ट्रपति ने पूरे अपने अभिभाषण में जो 3 कानूनों का जिक्र किया वह सिर्फ 3 लाइन में किया। लेकिन इस देश के भीतर की कितनी लकीरें हैं जो जिले दर जिले, पंचायत दर पंचायत अगर खड़ी हो रही है और यह चुनौती दी जा रही है कि हम गद्दी वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं और गद्दी वापसी भी हो जाएगी, तो क्या वाकई इस देश को किसान इस स्थिति में चला पा रहा है? हमें लगता है कि आज सत्ता चलाने के आंकड़ों को ही आपके सामने रख दिया जाए, जिसके बाद आप समझ पाएंगे इस देश में सरकार जब चुनी जाती है तो उसे उस गवर्नेंस को चलाने के लिए कहा जाता है, जिसके जरिए इस देश की जनता जो भी पैसा देती है उस पैसे का सही उपयोग आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए कि चंद हथेलियों में आप सोने के सिक्के डालते चले जाएं और दूसरी तरफ अधन्नी और चुअन्नी तक की स्थिति भी ना रहे। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? इस देश के भीतर में बार बार यह सवाल आता है कि किसानों से टैक्स कहां लेते हैं?
ये बार बार सवाल आता है कि किसानी पर हम लोग कितनी ज्यादा सब्सिडी दे देते हैं। तो हमें लगता है कि जो डॉक्यूमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया और अब नेट पर हर किसी को उपलब्ध है, यह अलग मसला है कि यह भी पहली बार है कि दिल्ली की सीमा के चारों तरफ जो एनसीआर के इलाके हैं वहां पर भी नेटवर्क बंद कर दिया गया है। यह एक अपने तरीके की एक नई स्थिति इस देश के भीतर में देखने को मिल रही है। आंदोलन दबाने भर का बात नहीं है, आंदोलन से आगे सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी रोक लगाने की परिस्थितियां हैं। और इन परिस्थितियों में गद्दी वापसी का ऐलान, हमें लगता है कि सरकारी डॉक्यूमेंट को आज आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि जिक्र इस बात का होता है कि इस देश में टैक्स देने वाले तो सिर्फ 6 करोड़ लोग हैं। 138 करोड़ के देश में 6 करोड़ लोग ही तो टैक्स देते हैं। तो फिर किसानों को तो रियायत मिल जाती है। दुनिया की फहरिस्त में भारत जो किसानों को सब्सिडी देता है वह एक लिहाज से सबसे कम है। बहुत दूर नहीं है इंडोनेशिया और कोरिया का इलाका, वहां पर भी जो सब्सिडी दी जाती है, यह सब्सिडी किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी है। भारत से दुगनी और तिगुनी सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका की सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है, इवन चाइना में जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, भारत में उस तुलना में किसानों को कोई रियायत नहीं दी जाती है। भारत में ओवरऑल सब्सिडी जो दी जाती है किसानों को, जिसका जिक्र बार बार होता है कि हम बिजली फ्री दे देते हैं, हम खेती के लिए जो बीज का उपयोग होता है, जो खाद का उपयोग होता है, वह भी तो हम सब्सिडाइज रेट पर आपको देते हैं। कुल मिला के सरकार जो सब्सिडी देती है वह दुनिया के मानचित्र में इसलिए कम है क्योंकि उसकी संख्या सिर्फ 80,000 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक का डाटा बताता है कि भारत एग्रीकल्चर पर सब्सिडी $11 बिलियन देती है, यानी तकरीबन रुपए में तब्दील कीजिएगा तो 80,000 रुपए आते हैं। लेकिन जब आप उसके आगे बढ़िएगा, जैसे आपने इंडोनेशिया का जिक्र किया, इंडोनेशिया में यह 2,15,000 रुपए के तौर पर 2,15,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों को इंडोनेशिया में दी जाती है, जहां किसानोों की संख्या भारत की तुलना में बेहद कम है। अगर अमेरिका भी आप चले जाइएगा तो अमेरिका में भी तकरीबन सब्सिडी जो जाती है वह 3,56,000 करोड़ की दी जाती है। भारत में सिर्फ 80,000 करोड़ की दी जाती है। चाइना की संख्या 13,55,000 करोड़ की है। इतनी सब्सिडी वहां के किसानों को दी जाती है। और भारत और चाइना के किसानों की स्थितियों का जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपको यह भी जानकर हैरत होगी, चाइना में किसान कम है भारत की तुलना में, और चाइना की इकोनॉमी के भीतर में जितनी बड़ी तादाद एग्रीकल्चर पर निर्भर है वो भारत की पूरी तादाद की तुलना में लगभग 10% कम आती है। लेकिन सब्सिडी भारत की तुलना में लगभग 15 गुना ज्यादा है। यह किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जिस बात का जिक्र बार बार भारत सरकार करती है। लेकिन इससे यह बात अभी भी निकल कर नहीं आ रही है, क्या वाकई अगर किसान ऐलान कर दे कि गद्दी डिगा देंगे आपकी और गद्दी वापसी का ऐलान होगा तो क्या संभव है? हमें लगता है कुछ और आंकड़े इसके लिए देखने चाहिए। खास तौर से सरकार चलाने के लिए जो पैसा चाहिए और जो बजट साल में रखा जाता है, 3 दिन पहले ही तो वो बजट रखा गया है। इस बात का जिक्र भी किया गया कि किसान टैक्स नहीं देते हैं, तो हमें लगता है कि आज इस देश के जनता जो टैक्स देती है उसमें किसान भी शरीक होता है। डायरेक्ट टैक्स छोड़ दीजिए, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है जो कि लगभग इस बार बताया गया 5,61,000 करोड़। यह है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, जिसमें किसान शामिल नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल जो देश की इकोनॉमी है वो बताई गई है 34 लाख करोड़ की, तकरीबन लगभग 34 लाख करोड़ की है। लेकिन उसके भीतर में जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी का मतलब क्या हुआ? जो सामानों की खरीद फरोख्त होती है, व्यापारी जिसे बेचता समझता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वही जीएसटी के दायरे में धीरे धीरे आते चला जाता है। यानी जनता कुछ भी खरीदती है, आप कुछ भी खरीदते हैं, वह जीएसटी की हिस्सेदारी में उसकी भागीदारी हो जाती है, जो सरकार के पास आती है तकरीबन 6,30,000 करोड़ रुपए। इसमें जनता की भागीदारी आ गई, इसमें किसान की भी भागीदारी आ गई। उसके बाद आइए कॉरपोरेशन टैक्स। किसान को भी कॉरपोरेशन का टैक्स देना पड़ता है, और कॉरपोरेशन टैक्स सरकार के पास जो आता है वह 5,47,000 करोड़ का है। उसके बाद आइए जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी इस देश के भीतर में है वह 47,500 करोड़ की है, जो सरकार के पास आती है। जो यूनियन टेरिटरी के इलाके हैं, दिल्ली के भी आउटर बॉर्डर में जो कुछ किसान रहते हैं वह भी उस टैक्स में शरीक होते हैं। यूनियन टेरिटरी से लगभग 7,000 करोड़ का
टैक्स सरकार वसूलती है। जो कस्टम की हिस्सेदारी आती है वह भी टैक्स के दायरे में आती है, वह भी लगभग 1,36,000 करोड़ की आती है। इसके अलावा दूसरे तरीके से जो भी एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है उसमें तकरीबन 74,499 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर ही आते हैं। इसके अलावा जो भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको सुविधाएं मिलती है, जो सरकार कहती है ना कि हमने सड़क बना दिया, आपको यहां यह भी जानना चाहिए, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी के तहत ही भारत में ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं और उस ग्रामीण सड़कों का पैसा वर्ल्ड बैंक की तरफ से आता है। लेकिन बहरहाल जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया जाता है, जैसे अभी पेट्रोल डीजल में सेस जोड़ दिया गया है, इस सेस की कीमत इस बजट में बताई गई है तकरीबन 2 लाख करोड़, यानी 1,98,000 करोड़ रुपए उसमें भी लिए जाते हैं। अलग अलग सेस भी लेने की बात है और उसको लगभग 9,900 करोड़, यानी अगर सिर्फ सिंपली तौर पर इनकम टैक्स जो डायरेक्ट है, जो कि 5,61,000 का, उसको माइनस कर दीजिए तो हर सेस में या हर टैक्स में इस देश का किसान भी शामिल है, इस देश का ग्रामीण भारत भी शामिल है, इस देश का हर नागरिक शामिल है और वो बराबरी की भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई रईस आदमी दुकान पे जब ब्रेड खरीदने जाता है या बटर खरीदने जाता है या वो सब्जियां खरीदने जाता है तो उससे ज़्यादा टैक्स की वसूली होती है, उससे ज़्यादा जीएसटी होता है। ऐसा नहीं है, वो एक बराबर में ही मार्केट प्राइस पर सबको मिलता है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो या फिर दाल हो या तेल हो, कुछ भी हो, कपड़े ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, यहां तक कि लकड़ी का सामान, पलंग, टेबल, कुर्सी क्यों ना हो, हर पे टैक्स जो जीएसटी के तौर पर आता है हर को, इस देश के हर नागरिक को देना पड़ता है। सरकार के पास ही वही पूंजी जा रही है और ये पूरे टैक्स की परिस्थितियों को जब आप जोड़ते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, यह लगभग 22 लाख करोड़ का हो जाता है तकरीबन। टोटल मानिएगा तो लगभग 22,10,958 करोड़ का। इसमें से कुछ राज्यों की हिस्सेदारी होती है, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, उसमें दिल्ली भी आ जाता है यूनाइटेड टेरिटरी के तौर पर, उसमें हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी आता है, पंजाब भी आता है। इनको केंद्र सरकार तकरीबन 6,66,563 करोड़ रुपए देती है। यह राज्यों को भी टैक्स की वसूली जो पूरे देश भर में करती है उसमें कुछ राज्यों की हिस्सेदारी होती है। हम इन टैक्सों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, जरा इसके दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार और भी टैक्स लेती है, जैसे कम्युनिकेशन सर्विस लेती है। इंटरनेट तो ठप कर दिया है, लेकिन कम्युनिकेशन सर्विस जो आपके पास बिल आता है, जो आप मोबाइल यूज करते हैं, उसमें एक कम्युनिकेशन सर्विस भी सरकार वसूलती है, वह हमसे और आपसे ही वसूलती है। उसको सबको मिला दीजिएगा तो सरकार के पास कुल पूंजी आती है 53,987 करोड़, 53,987 करोड़ रुपए ये सरकार वसूलती है। ट्रांसपोर्ट सर्विस जो चलाई जाती है, जिस बात का जिक्र होता है कि आपने सरकारी बसों को हानि पहुंचाई, आपसे वसूलेंगे, तो सरकारी बसों को लेकर भी सरकार एक सर्विस टैक्स लेती है, वह भी लगभग 23,527 करोड़ का है, 23,527 करोड़ का है। जो एनर्जी यूज की जाती है उस पर भी सरकार सर्विस टैक्स लेती है, यह लगभग 14,522 करोड़ का है। इसके अलावे अलग अलग सर्विस जो भी दी जाती है सरकार के जरिए, उसको जब जोड़िएगा तो वो तकरीबन 35,000 करोड़ का आएगा। यानी इन सब को जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आपके दायरे में एक बात समझ में आएगी कि लगभग 17 लाख करोड़ रुपया टैक्स का केंद्र सरकार को आपने दिया है, उसी में से 6 लाख उसके बाद, यानी कुल मिला के 23 लाख करोड़ रुपए दिए, उसमें से 6-6.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दे दिए गए। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या इस देश का किसान अब जिस तरीके से पंचायत दर पंचायत कर रहा है, अगर उसने ऐलान करना शुरू कर दिया इस देश के भीतर में कि आज से हम अगले 1 साल तक इस देश में कोई खरीदारी बाजार में नहीं करेंगे, सरकार की सांसें फूलने लगेंगी। बायकॉट अंग्रेजों के दौर में महात्मा गांधी ने यूं ही नहीं कहा था कि विदेशी कपड़ों को जला डालिए, इस रूप में किया था कि वहां पर मैनचेस्टर में जो इंडस्ट्री लग रही थी, भारत का पैसा वहां पर जा रहा था और वो इंडस्ट्री फल फूल रही थी और भारत की इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अंग्रेज लगे हुए थे। मौजूदा वक्त में जनता का ही पैसा लेकर सरकार अगर इस उम्मीद को पाले हुए है कि अब जनता की जमीन, उसकी फसल, उसकी किसानी, उसकी मजदूरी पर उससे भी मुनाफा समेट कर वह पूंजीपतियों के हाथ में दे दे और उनसे भी टैक्स वसूली कर ले, क्योंकि वह बार बार कहते हैं हम किसान से टैक्स कहां लेते हैं, हम तो नहीं लेते हैं। लेकिन इस देश के भीतर में जो भी खरीद की चीजें हैं, अगर उसको इस देश की जनता ने 1 साल के लिए रोक दिया तो सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि इसके अलावे सरकार के पास कोई पूंजी बचती नहीं है।
सरकार जो बजट में दिखलाती है, इस 23 लाख करोड़ के अतिरिक्त अगर आप आना शुरू कीजिएगा तो वो सारा इंटरेस्ट, वो सारा डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स है, वो सारा का सारा एक लिहाज से डेब्ट रिसिप्ट है। डेब्ट रिसिप्ट जो है वह तकरीबन 14,35,429 करोड़ का है। आप कहेंगे जब हम इन चीज़ों को जोड़ते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो चल रही है इसी पैसे से चल रही है क्या? हम आपको बताते हैं, सरकार वाकई इसी पैसे से चल रही है और सरकार किसी भ्रम में ना रहे, क्योंकि अगर जिंद में इस बात का ऐलान होता है कि हम गद्दी वापसी का भी ऐलान कर सकते हैं तो यह कोई हंसी खेल और ठठाक वाली बात नहीं है जो दिल्ली के कानों में सुनाई ना दे और वो पार्लियामेंट की बहस में उलझाकर चीज़ों को तहस नहस कर दे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया भर में अब आवाज उठ रही है। दुनिया भर में अगर ध्यान दीजिएगा तो भारत में किसान आंदोलन को लेकर चाहे अमेरिकी पॉप गायक हो, रिहाना हो, चाहे पर्यावरण को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक बच्ची ने जो हंगामा खड़ा कर दिया था, ग्रेटा थुनबर्ग ने, वह भी बोल रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज जो हैं वह भी ट्वीट कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि भारत के भीतर में जो हो रहा है उस तरफ देखने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल इतने लाख करोड़ रुपए जब आप लोग टैक्स के तौर पर यह देश देता है और इस देश के भीतर का सवाल अगर धीरे धीरे बनता जा रहा है, आप कानून वापस क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों मंडी खत्म करना चाहते हैं? आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं? आप क्यों एमएसपी नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि आप तो सब्सिडी सिर्फ 80,000 करोड़ की देते हैं। 80,000 करोड़। आप जानना चाहते हैं इसकी कीमत सरकार के बजट में क्या है? जरा देखिए, इस देश के भीतर में जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी काम करते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस जो दिया जाता है केंद्र सरकार के तहत, उनको जो सैलरी और अलाउंसेस दी जाती है वह भी इस किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। 2,59,063 करोड़। जी, इतना सिर्फ सैलरी और अलाउंसेस पे खर्च होता है सरकार का। इसके अलावा जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उस पे जो खर्च होता है वो लगभग 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा है। यानी एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टोटल लगभग 3,63,000 करोड़ के हैं। यह तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा आइए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, यहां पर जो पैसा दिया जाता है उसमें एक्सपेंडिचर होता है तकरीबन 2 लाख करोड़ का। जो इंटरनल पेमेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स में लगभग 8,09,000 करोड़ रुपए उसमें भी खर्च होते हैं। यानी इस देश के भीतर में क्लर्क अगर ज़्यादा कमाता है, अगर उसको सरकारी कर्मचारी हो जाता है, अगर इस देश का बाबू ज़्यादा कमाता है और वही बाबू और आईएएस जो जनता के दिए गए टैक्स के पैसे पर कमाते हैं, वही उस जनता के खिलाफ बनने वाली नीतियों को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं और उस पर मुहर लगाते हैं भारत सरकार की। यह स्थिति है क्या? यह जरा तालमेल को समझिए और इस परिस्थिति में आइए कि इस देश के भीतर में सरकार के पास दूसरी कोई आय का साधन नहीं है जहां से वह पैसा कमा सके, क्योंकि सरकार जो खर्च कर रही है और जो अलग अलग योजनाओं का जो सरकार ऐलान करती है उसको भी देखिए। लेकिन जैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकार जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बेच रही है, वहां पर देने के लिए वह सिर्फ 2,46,000 करोड़ रुपए देती है। लेकिन उनकी जो बिक्री है, उनके जरिए जो डिविडेंड सरकार को मिलता है वह इसकी तुलना में ज्यादा है। इसका मतलब है कि सरकार एक गवर्नेंस की रेखा खींच रही है। हमारे कर्मचारियों को पैसा मिलना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस चलते रहने चाहिए। उस इंस्टीट्यूशंस में सीबीआई भी आती है, ईडी भी आती है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, इलेक्शन कमीशन भी आता है। कोई इसमें मुगालता ना पालिए। ये भी तभी चल रहे हैं जब इस देश में जनता इस देश में प्रोडक्ट्स को खरीद रही है। इस देश का किसान, सरकार खुद जिक्र करती है, खेती पर टिके हुए लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोग, सरकार खुद बताती है 14.5 करोड़ किसान हैं, खुद बताती है किसानी से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनकी तादाद भी लगभग 14-15 करोड़ है। इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या को अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में लाकर ढकेल देना चाहते हैं जहां पर आप उसकी फिक्र ही ना करें, और अगर ये एक सामूहिक तौर पर पंचायतों के जरिए जो पंचायतें अब नजर आ रही है, पहली पंचायत 27 तारीख को मुजफ्फरनगर में हुई थी, 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक 8 दिन 21 से ज्यादा पंचायतें देश के इन 3 राज्यों में ही हो गई, जो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। तो सरकार जो ऐलान करती है वह भी देखिए, सरकार इन्हीं में से पैसा दे रही है।
रेलवे को देंगे 1 लाख करोड़ रुपया, एग्रीकल्चर को देंगे 1,07,000 करोड़ रुपया, फर्टिलाइजर पे देंगे 79,530 करोड़, जो पीडीएस सिस्टम है, राशन दुकान है, उसके लिए खर्च करेंगे 2,51,000। इन सब को जब आप अलग अलग खांचों में देखना शुरू कीजिएगा तो ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं तो ये लगभग 10.5 लाख करोड़ बनती है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जब आप एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो वह तकरीबन 15 लाख करोड़ बनती है। यह कौन सी स्थिति है? और इसके पैरेलल में सरकार जो ऐलान करती है, जो राज्यों से मिलकर ऐलान करती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इस रूप में देंगे, उसमें जब हमको लगता है पहला जिक्र तो स्वच्छ भारत मिशन का ही होना चाहिए, जिस पे इस बार बजट में लगभग 12,294 करोड़ दिया गया। इसलिए क्योंकि याद कीजिए 2014 में जिंद के इलाके में ही प्राइम मिनिस्टर ने जाकर स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया था। 2014 से लेकर 2020 तक स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इस देश की स्थिति कितनी स्वच्छ हुई है ये आप जानिए, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार के कि हम इतना शानदार काम कर रहे हैं, इस पे जो खर्चा किया गया वो अभी तक हिस्टोरिक खर्चा इसलिए है क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर इतना प्रचार पर खर्चा कभी नहीं किया गया। यह तादाद इतनी ज्यादा हो गई, यानी कुल स्वच्छ भारत मिशन के बजट जो बनाया गया और दूसरी मिनिस्ट्रियों को भी अब इसमें जोड़ दिया गया, तो हर मिनिस्ट्री ने स्वच्छ भारत मिशन को अपना एक बजटीय एलोकेशन करना शुरू कर दिया, उसको अपना हिस्सा देना शुरू कर दिया। और जब उसको जोड़ा गया तो पता चला कि अगर 100 रुपए का बजट था स्वच्छ भारत मिशन का, तो उसके पैरेलल में लगभग 80 रुपए खर्च हो गए उसके प्रचार प्रसार में। यह कमाल का आंकड़ा है, यह कमाल की परिस्थिति है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो अलग अलग ऐलान किए हैं उसमें हर पैसे का जिक्र है, ऐसा नहीं, यहां तक कि बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसका भी जिक्र किया गया है। 11,500 करोड़ रुपए देंगे। आपके जहन में फिर सवाल आना चाहिए, इस सरकार को लेकर अगर जिंद से चुनौती आ रही है कि हम कुर्सी वापसी का भी ऐलान कर सकते हैं, तो जरा देखिए कि बीते 10 महीनों से मतलब है मार्च के बाद से देखना शुरू कीजिएगा। मार्च के बाद से क्या मिड डे मील की स्थिति देश के अलग अलग स्कूलों में बजट के तौर पर जा रही थी? पैसा उनको मिल रहा था, खिचड़ी मिल रही थी, सब्जियां मिल रही थी? वहां पर नहीं मिल रहा था। यह कहा गया कि लॉकडाउन है, मिड डे मील में तो स्कूल चलेगा नहीं। कुछ जगहों पर शुरू करने की बात की गई, लेकिन गवर्नमेंट की फाइल में जब उन आंकड़ों को भी देखिएगा तो यह भी आपको जानकर हैरत होगी, वह आंकड़े लगभग 0.32% की दृष्टि से आते हैं। यानी 100 लोग को खिलाना और हम एक बच्चे को भी नहीं खिला पा रहे हैं पूरी तरीके से। यह आंकड़े हैं इस देश के मिड डे मील के भी। सारी चीजें आप जब रखते हैं तो उसके भीतर का आखिरी सच क्या है? उसके भीतर का आखिरी सच यह है कि इस देश का किसान अगर इस बात को कह रहा है कि किस कानून वापसी के साथ हम कुर्सी वापसी का भी जिक्र कर सकते हैं, तो हो सकता है सरकार अपने तौर पर कहे कि देखिए ये कानूनों की लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है, यह तो दरअसल हमारी राजनीतिक गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए पूरे आंदोलन हो रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन उसी के पीछे लगे हुए हैं और सब चाहते हैं कि मोदी सत्ता किसी तरीके से ढह के गिर जाए। यही ऐलान किया जाएगा और कहा जाएगा यह पूरी तरह से राजनीतिक मोटो है। तो फिर एक ध्रुवीकरण शुरू किया जाएगा। ध्रुवीकरण के लिए अलग अलग तरीके से, चाहे वह कास्ट के तौर पर हो, चाहे वो अपने तौर पर धर्म के तौर पर हो, किसी भी तौर पर किया जा सकता है, जो देश की राजनीति में इस दौर में होता रहा है। लेकिन इस देश के भीतर में पहली बार लगभग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और ग्रामीण भारत की इकोनॉमी का जो असल सच है वह एकजुट हो रहा है और उसके भीतर कास्ट भी समाहित हो रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज जिंद में जो महापंचायत हो रही थी उसमें मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा वहाँ मौजूदगी जाटों की थी। जाटलैंड के तौर पर वहाँ के भी जो 4 जिले हैं, वो रोहतक भी है, सोनीपत भी है, हिसार भी है, जिंद भी है, ये जाटों की बहुतायत है। लेकिन सवाल है कि इस देश में जातीय स्थिति को आप नकार नहीं सकते हैं और जातीय स्थिति अगर किसी प्रोफेशन के साथ जुड़कर आंदोलन की शक्ल में आ जाए तो उसके दायरे को आप सिमटा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों ने अगर इस देश के भीतर में जाट और मुसलमानों को बांटा था, तो इस 3 कानून के आंदोलन ने मुजफ्फरनगर से लेकर मथुरा तक में ये बात दिखलाई कि अब मुसलमानों को लेकर और जाटों में लगभग एकजुटता आ गई है। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि सवाल राजनीति का है। सवाल ये है कि जरूरत इस देश की क्या है, और जो जरूरत है उससे
सरोकार क्यों नहीं है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने को तैयार हैं, वक्त देने को तैयार हैं, लेकिन किसानों को लेकर स्पेशलाइज्ड वे में, क्योंकि इस दौर में किसान बड़ी तादाद में आंदोलनरत किसानों की जो मुश्किलें बढ़ती रही, 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा किसानों की जो मौत हो गई, लगभग 100 से ज्यादा किसान इस दौर में जो लापता हो गए, गायब हो गए, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्या किसी का कोई दर्द मायने नहीं रखता है? और अब दुनिया भर में जब इसकी चर्चा हो रही है, तब एक आखिरी सवाल है, अगर राजनीतिक तौर पर ही इस परिस्थिति को धीरे धीरे आना है, तो ये आवाज आपको आज जिंद से पहली आवाज सुनाई दी होगी, जिसमें कहा गया हम गद्दी वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। और किसी भी देश में कोई भी परिस्थिति हो, धीरे धीरे वो राजनीतिक स्थितियों में जाती ही है, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की दिशा में जाता है, लोकतंत्र चुनावी व्यवस्था को जीती है, और चुनावी व्यवस्था में अगर 2024 तक का इंतजार करना है, तो फिर यह भी समझना होगा कि आज़ादी के बाद से बार बार यह शोर मचा है कि क्या 5 साल तक किसी सत्ता को चुनने के बाद जनता खामोश हो जाए, और इस दौर में क्या सारे अधिकार उसको दे दिए जाएं कि वो जो चाहे मनचाहा करे, या फिर उसको इस बात की तस्दीक की गई थी कि आपको इस देश के नागरिकों के हितों को देखना है, यही तो सेवक का काम होता है। और आपने खुद को सेवक, प्रधान सेवक क्या क्या नहीं कहा, चौकीदार भी कहा आपने, लेकिन इन सारी परिस्थितियों का आखिरी सच यही है, अगर किसान इस देश का सोच ले तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। अगर इस देश के नागरिक किसानों के साथ जुड़ते हुए नजर आने लगे, क्योंकि स्थिति परेशानी सबके साथ जुड़ी हुई है, और इन परेशानियों का रास्ता निकालना ही सत्ता का काम होता है, इसीलिए उसको गवर्नेंस सौंपी जाती है। लेकिन गवर्नेंस का चेहरा अगर ये आ जाए कि जहां पर हमारी नौकरशाही सुकून में रहे, हमारे इंस्टीट्यूशंस सुकून में रहें, हमारे इस्टेब्लिशमेंट सुकून में रहें, उसमें काम करने वाले ओहदे वाले लोगों को लगातार राजसी ठाट बाट के साथ वेतन मिलता रहे, वेतन आएगा कहां से? कितने दिन तक नोट छापे जा सकते हैं? मुश्किल सवाल है। आखिर में किसी भी देश को चलाने के लिए नागरिकों के साथ खड़े होना पड़ता है, जो पहली बार ऐसा लग रहा है कि कम से कम किसानों के साथ सरकार नहीं खड़ी है। और शायद इसीलिए बिल वापसी का कानून कहीं गद्दी वापसी की दिशा में ना बढ़ जाए, यह सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।